चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां जंगल ही सब कुछ था, मतलब जंगल ही जिंदगी थी। और फिर एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जिसने उसी दुनिया को बचाने के लिए एक क्रांति की चिंगारी जलाई। आज हम बिरसा मुंडा की उस अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसा नाम जो विद्रोह और उम्मीद का दूसरा नाम बन गया। अच्छा, क्या कोई सच में चमत्कार कर सकता है? बीमारों को ठीक कर दे, अनाज को कई गुना बढ़ा दे? 1895 में छोटा नागपुर के जंगलों में बस यही बातें हो रही थीं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये तो एक लेजेंड का, एक किंवदंती का जन्म था। एक ऐसे लीडर का जिसने लोगों को यकीन दिला दिया कि वो उन्हें बचाने आया है। देखिए, इस पूरे संघर्ष को सही से समझने के लिए ना हमें पहले उस दुनिया में चलना होगा जिसमें आदिवासी समुदाय रहते थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर पत्ता, हर नदी, हर जानवर की अपनी एक कहानी थी। जब हम आदिवासी शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही तरह की तस्वीर आती है, पर ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये तो एक बहुरूप दर्शक, एक किलाइडोस्कोप जैसा था। कुछ समूह झूम खेती के लिए घूमते थे, कुछ बहुत माहिर शिकारी थे, तो कुछ ने एक जगह बसकर जमीन पर खेती करना सीख लिया था। लेकिन इन सबको एक ही धागे ने बांध रखा था, और वो था जंगल। तो ये झूम खेती थी क्या? ये सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं था, बल्कि ये तो प्रकृति के साथ एक तरह की बातचीत थी। जमीन से लेना और फिर उसे ठीक होने के लिए दोबारा सांस लेने के लिए वक्त देना। ये एक ऐसा चक्र था जो जिंदगी का सम्मान करता था, एक ऐसा बैलेंस जो आज की दुनिया अक्सर भूल जाती है। उनके लिए जंगल का मतलब सिर्फ लकड़ी या फल नहीं था, नहीं, वो तो उनकी पहचान थी, उनका मंदिर था, उनकी आत्मा का घर था। बैगा जैसे समुदायों के लिए खुद को जंगल की संतान कहना एक बहुत गहरा सच था, और किसी और के लिए मजदूरी करना वो तो अपनी शान के खिलाफ था। लेकिन ये जो एक बैलेंस वाली दुनिया थी ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। एक तूफान आ रहा था जिसे दीकू यानी बाहरी लोग और ब्रिटिश राज कहा जाता था, और उनके आने के साथ ही ये पूरी दुनिया बिखरने वाली थी। अब जरा इस बदलाव को देखिए, कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ थे वो आदिवासी प्रमुख जो अपने लोगों पर राज करते थे, पूरी तरह से आजाद, और दूसरी तरफ वही लोग अब ब्रिटिश कानूनों को मानने के लिए, नजराना देने के लिए और अपनी ही जमीन पर एक एजेंट की तरह काम करने के लिए मजबूर थे। उनकी शक्ति छीन ली गई थी और उनकी दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो गई थी। और फिर आए जंगल के नए कानून, और इन कानूनों ने तो सीधा आदिवासी जीवन के दिल पर चोट की। जो काम वो पीढ़ियों से करते आ रहे थे, जंगल में घूमना, फल इकट्ठा करना, झूम खेती करना, वो सब रातों रात जुर्म बन गया। अपनी ही जमीन पर उन्हें अजनबी बना दिया गया था। ये जो शब्द है ना, इन्हें बस सुनिए। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक चीख है। ये उस बेबसी को दिखाती है जब टैक्स चुकाने के लिए अपनी ही गाय बेचनी पड़ती है। ये उस दर्द का दस्तावेज है जब हर कोने में एक नया नियम, एक नया बोझ आपका इंतजार कर रहा हो। और ये जो शोषण था, ये सिर्फ जमीन तक ही नहीं था। रेशम के व्यापार का ये साइकिल देखिए, कितना साफ साफ पता चलता है कि कैसे काम करता था ये पूरा सिस्टम। संथाल जनजाति मेहनत करके रेशम के कीड़े पालती, बिचौलिए उनसे 3-4 रुपए में कोकून खरीद लेते और फिर उन्हें बाजार में 5 गुना कीमत पर बेच देते। मतलब सारी मेहनत आदिवासियों की और सारा मुनाफा बिचौलियों का। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन सा था। जब हर तरफ निराशा थी, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक उसी वक्त एक आवाज उठी। एक लीडर सामने आया जो सिर्फ बगावत का वादा नहीं कर रहा था, बल्कि एक सुनहरे दौर की वापसी का सपना दिखा रहा था। इस टाइमलाइन को देखिए, सिर्फ 5 साल, 1895 से 1900। इन 5 सालों में एक गरीब परिवार में जन्मे बिरसा ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने अपने लोगों को एक किया और एक ऐसी चिंगारी जलाई जो उनकी मौत के बाद भी बुझी नहीं। बिरसा का जो कॉल टू एक्शन था वो कमाल का था। वो एक दोधारी तलवार जैसा था। एक तरफ उन्होंने अपने ही लोगों से कहा कि भाई अपनी सामाजिक बुराइयों को दूर करो, शराब छोड़ो, अंधविश्वास से बाहर निकलो, और दूसरी तरफ उन्होंने उन्हें बाहरी दुश्मनों के खिलाफ, मिशनरी, साहूकार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए ललकारा। ये एक साथ एक अंदरूनी और बाहरी क्रांति का आह्वान था। ये सिर्फ कोई राजनैतिक नारा नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा, एक आध्यात्मिक सपना था। बिरसा ने सतयुग की बात की,
एक ऐसा सुनहरा दौर जब मुंडा लोग सम्मान से जीते थे, अपनी जमीन पर खेती करते थे और बाहरी लोगों के दिए दुखों से आज़ाद थे। ये एक ऐसी विजन थी जिसके लिए लोग अपनी जान देने को भी तैयार थे। तो 1900 में बिरसा की मौत हो गई और आंदोलन भी खत्म हो गया। तो क्या ये सब बेकार गया? क्या ये एक फेलियर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लीडर की मौत हो सकती है, लेकिन एक विचार की नहीं। बिरसा की विरासत उनके जीवन से कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई। ये आंदोलन व्यर्थ नहीं गया। इसके 2 बहुत बड़े और महत्वपूर्ण नतीजे निकले। पहला, सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़े जिनसे आदिवासियों की जमीन छीनना मुश्किल हो गया। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, इसने ये साबित कर दिया कि आदिवासी लोग चुपचाप जुल्म नहीं सहेंगे। उन्होंने दिखा दिया कि वो लड़ सकते हैं और उनकी आवाज सुनी जाएगी। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि अपने अतीत के स्वर्ण युग की कल्पना आज के अन्याय से लड़ने के लिए इतना बड़ा हथियार बन जाती है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि एक बेहतर दुनिया मुमकिन है, क्योंकि वो पहले कभी मौजूद थी। बिरसा मुंडा